बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज दरअसल बात होगी, क्या देश में आएगी कोरोना की चौथी लहर? भारत में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए थे। वहीं 39 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। भारत में एक्टिव केसेस बढ़कर 16,980 हो गए। ये कुल केसेस का 0.04% है। भारत में रिकवरी रेट अभी भी 98.74% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.66% है। वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.61% है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 1,367 नए मामले सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत भी हुई थी। ये संक्रमण दर 4.5% पर पहुंच चुकी है। जबकि मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 1,204 नए मामले दर्ज किए गए थे। चौथी लहर के डर के बीच अब ये चिंता सताने लगी है कि क्या इस बार महाराष्ट्र या केरल की बजाय एनसीआर कोरोना के नए केसेस का हॉटस्पॉट बन जाएगा। कोरोना केसेस की रफ्तार जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि दरअसल बीते कुछ दिनों में नए केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि उसके मुकाबले हर दिन रिकवर होने वाले लोगों की संख्या कम है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से सख्ती शुरू हो गई है। मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी सख्ती से पालन हो, इसीलिए राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। दरअसल सरकार ने सभी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। वहीं झारखंड में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में सुबह की असेंबली, कल्चर प्रोग्राम और स्पोर्ट्स को बंद कर दिया है और बंद करने का निर्देश भी दिया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि पूरे स्कूल में हर 15 मिनट में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की जानी चाहिए। केसेस लगातार बढ़ने के बाद कई एक्सपर्ट्स चौथी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। चौथी लहर को लेकर आईआईटी कानपुर ने एक स्टडी की थी, जिसमें बताया गया था कि चौथी लहर कब आ सकती है। उनके रिसर्च के मुताबिक भारत में कोविड-19 महामारी की संभावित चौथी लहर 22 जून 2022 के आसपास शुरू हो सकती है। इस लहर का पीक अगस्त के आखिरी पर चरम पर हो सकता है। रिव्यू के मुताबिक चौथी लहर का पता लगाने के लिए सांख्यिकी मॉडल का उपयोग किया गया था, जिसमें पाया गया कि संभावित नई लहर 4 महीने तक चलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार जल्दी ही वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच गैप को कम करके 6 महीने कर सकती है। अभी कोरोना की दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की 29 अप्रैल को बैठक होनी है और इस बैठक में एडवाइजरी ग्रुप पर दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच के समय को कम करने की सिफारिश कर सकता है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या देश में चौथी लहर आ सकती है? क्या दिल्ली एनसीआर हॉटस्पॉट बनेगा? और चौथी लहर का मुकाबला करने के लिए किस तरह से तैयार हैं हम? तो सवाल यही कि क्या चौथी लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हम? तैयारियां किस तरह की होनी चाहिए, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर डॉक्टर है गंगाराम हॉस्पिटल के। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है धर्मशिला हॉस्पिटल के। डॉक्टर अंशुमन बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर एम वली, स्वागत के साथ ही आपके साथ ही इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में करना चाहूंगी। दरअसल आज बात चौथी लहर की हो रही है। क्या देश में अब ऐसे हालात बनते हुए आप देख रहे हैं कि चौथी लहर को न्योता दिया जा रहा है? क्या देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर आ सकती है, जिसे हम चौथी लहर कहें? पूजा जी, देखिए आपने, नेहा जी आपने बहुत ठीक कहा कि न्योता दिया जा रहा है। न्योता हम अपने एक्शन से दे रहे हैं। जब एक देश का प्रधानमंत्री 24वीं बार देश को संबोधित करके लोगों को टीके का आह्वान करे और बच्चों के लिए टीकों का रास्ता खोले, छोटे बच्चों के लिए टीकों को इजाजत दे दे, तो उन हालात में लोग अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हों, बड़ी बड़ी पार्टी कर रहे हों, आप दिखा रही हैं इतनी भीड़ में जा रहे हों, तो जरूरी है कि ये कोविड फैलेगा। और हम काफी भूल रहे थे। पिछले दिनों हमने काफी उत्सव भी मनाए थे
और इसी के चलते ये क्या हुआ है कि टीकाकरण के अभियान के बाद 187.67 करोड़ कवरेज के बाद आप जो आंकड़े बता रही हैं दिल्ली एनसीआर के और दिल्ली के आसपास के, नोएडा के, और इस समय 8 स्टेट्स में है, काफी डॉक्टर एम वली, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ऊर्जावान प्रदेश है। असीम प्रतिभा और ऊर्जा उत्तर प्रदेश के पास है। इसकी इस ऊर्जा और प्रतिभा को जिसने भी जाना है, उसने उत्तर प्रदेश के लिए जो भी योगदान किया है, उसका प्रतिफल उसे अवश्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का असीम वरदान उत्तर प्रदेश पर है, और प्रकृति और परमात्मा के इस असीम वरदान के साथ जो भी जुड़ेगा वो यशस्वी हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय भी अपने आप में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी खूबी ये कि विश्वविद्यालय में आधे बच्चे दिव्यांगजन हैं और आधे सामान्य बच्चे हैं। दोनों आपस में एक साथ मिलकर के जब कार्य करते हैं, एक बेहतर समन्वय और संवाद, एक दूसरे की ऊर्जा का स्मरण और स्पंदन विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है। और अब तो विश्वविद्यालय के पास अपना स्वयं का अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय भी स्थापित होने जा रहा है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। और जो भी इस विश्वविद्यालय के इस संकाय के साथ जुड़ेंगे, उन सब का मैं अभी से अभिनंदन भी करता हूं। आज यहां पर और भी तमाम कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की एक अभिनव योजना हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही प्रारंभ की थी। यानी अभी इस योजना को प्रारंभ हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और आज हम 800 से अधिक बच्चों को अकेले डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में ही ये टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करने जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले लखनऊ में अब तक हम लोगों ने 1,06,151 स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें से जो वितरित हुए हैं, स्मार्टफोन 44,720 वितरित हो चुके हैं और टैबलेट 31,029 अब तक वितरित किए जा चुके हैं। और आज अकेले इस विश्वविद्यालय में 868 बच्चों को ये सुविधा यहां पर उपलब्ध हो रही है, जिसमें 858 को यहां पर वितरित हो रहा है। 58 को हम लोगों ने एकाना विश्वविद्यालय में जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उस समय इस विश्वविद्यालय से भी 10 बच्चों को ये सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई थी। प्रधानमंत्री जी की उस मंशा को, डिजिटल इंडिया की इस मंशा को पूरा करने के उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान इस समस्या को देखा था, बहुत नजदीक से महसूस किया। इससे प्रभावित कोई एक क्षेत्र हुआ है तो क्षेत्र शिक्षा का हर एक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। बहुत कुछ अर्थव्यवस्था पर इसका असर, बुरा असर भी पड़ा। लेकिन जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था, उसमें से शिक्षा का क्षेत्र भी सर्वाधिक प्रभावित हुआ। स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई, कॉलेजेस की शिक्षा प्रभावित हुई, तकनीकी शिक्षा प्रभावित हुई, प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे थे। और उन स्थितियों में हम लोगों ने प्रारंभ में व्यवस्था की ऑनलाइन एजुकेशन हो। लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन खरीदने की क्षमता नहीं थी, टैबलेट खरीदने की क्षमता नहीं थी। और उस दृश्य से शासन ने तय किया
कि हम प्रदेश के 1 करोड़ बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराएंगे और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर एक कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें लखनऊ जनपद के अंदर ही अब तक हम लोग 1,06,151 टैबलेट और स्मार्टफोन जनपद को उपलब्ध करवा चुके हैं। एक बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने का एक अभियान है और उस अभियान के साथ जुड़ते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पूरी दुनिया इस स्मार्टफोन के पास जिस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हम इसको जोड़ने जा रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्थाओं को हम इसके साथ जोड़ेंगे। हमारे युवाओं की जेब में और उनके हाथ में पूरी दुनिया होगी और स्मार्टफोन में उनके पास हर प्रकार के पाठ्यक्रम उनके पास कैद होंगे, उनको उससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दिशा से मैं आज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए इन सभी बच्चों को जिन्हें आज ये सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो लखनऊ से सीधे आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। बात दरअसल कोरोना की हो रही है क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं रुक आपका कर लेती हूँ क्योंकि कल की तुलना में सर जो केसेस है वो बढ़ गए हैं। जो डे बाय डे जो केसेस बढ़ रहे हैं सर, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ये एक अंदेशा जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में फिर से उसी दौर का कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ सकता है जिस दौर से देश निकल के आया है? जी नेहा, जब भी बात कोरोना की होती है, सर्द या लहर की बात होती है, दिल में वही सामने नजरिया घूमता है जो दहलाने वाला सेकेंड वेव में हिंदुस्तान के लोगों ने देखा। जी जी। लेकिन अच्छी बात यह है जो अभी तक इतने शोध और आधार के तहत वर्ल्ड वाइड जो डाटा अवेलेबल हो रहे हैं, फॉर्चुनेटली वैसा नहीं होना चाहिए। खास करके हिंदुस्तान में काफी लोगों को वैक्सीन लग चुका है। टेक्निकली पूछिए, कम्युनिटी मेडिसिन जो सब्जेक्ट होता है मेडिकल में, उसमें लहर जैसी कोई चीज, वेव जैसी कोई चीज वायरल एक्टिविटी के लिए नहीं होता है। ये समझाने के लिए ग्राफिक, जब भी केस एंडेमिक हो जाए, कोरोना भारत में एंडेमिक हो चुका है, इसमें जब भी नंबर ऑफ केसेज बढ़ेंगे उसको सर्ज बोलेंगे, जिसको आप लहर की तरह दिखाते हैं। और जब केसेज हर साल 10 साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा हो जाया करेंगे तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे, जब ज्यादा होंगे तो, जैसे आज कॉमन फ्लू होता है। अब बात है कि अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका स्ट्रेन मैक्सिमम ओमिक्रॉन का ही पाया जाए, BA.1 और BA.2 भी नहीं है, और कुछ केसेस XE हाइब्रिडाइजेशन वाले पाए जा रहे हैं। इसका यूके की रिपोर्ट या दूसरे कंट्री जहां भी हुआ, यही देखा गया कि हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लंग इंजरी नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब हमें समझना है कि उस संक्रमण को, उसके केसेस क्यों बढ़े। एक, 6 महीने से ऊपर जो वैक्सीन की डोज जिनको हो गई है वो फिर से ससेप्टेबल हो रहे हैं, उनको बूस्टर डोज लगाना चाहिए। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एक ही डोज नहीं ली है, तो हम 190 करोड़ डोज दे चुके हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको हमें टारगेट करना है जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, वो इस ट्रांसमिशन चेन को बनाए हुए हैं। तीसरी बात हमें देखनी है कि कोविशील्ड में जो गैप 3 महीने का चल रहा था उसको कम कर दीजिए, वापस कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम इम्यूनाइज लोग होंगे तभी हम ट्रांसमिशन चेन को रोक पाएंगे। और चौथी बात, पब्लिक कहती है कि जब ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है तो फिर रेस्ट्रिक्शन क्यों, मास्क क्यों लगाएं? सुपर स्प्रेडर इवेंट में आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। कौन? जो कोमॉर्बिड कंडीशन, वल्नरेबल एज ग्रुप में है, वो हाशिए पे होते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है डेटोरेट कर जाए, अस्पताल की जरूरत पड़े, लेकिन अभी तक जो वैक्सीनेटेड फिट आदमी है उसको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं हुई है। इसलिए लगाना है कि एक चीज होती है लॉन्ग होल्ड कोविड। अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लंबे समय में क्या होगा ओमिक्रॉन या XE वेरिएंट के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट को भी हमें ध्यान में रखते हुए इन्फेक्शन से बचना है। तो सुपर स्प्रेड इवेंट लगाएं, ना अवॉइड करें और मास्क लगाएं जब भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं। बिल्कुल, तो एहतियात आपको बरतना पड़ेगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आपको करना पड़ेगा। और जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर अंशुमान ने किया, उस पर सरकार भी मुझे लगता है कि विचार कर रही है, क्योंकि सरकार जल्द ही वैक्सीन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच के गैप को कम करके 6 महीने कर सकती है। अभी तक कोरोना, माफ कीजिएगा, जी सही बात है, 6 महीने कर सकती है, अभी तक ये 9 महीने है, जिस बात का जिक्र अभी अंशुमान कर रहे थे।
तो जाहिर तौर पर इसको कम करने की जरूरत है। लेकिन अब एक डॉक्टर वली, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी सर, अभी क्योंकि स्कूल्स भी चालू हो गए, देखिए स्कूल्स चल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को ज्यादा संक्रमण हो रहा है जो अभी तक केसेस निकल के सामने आए हैं। सर ये जो वायरस है बाकी कोरोना वायरस से कितना अलग है, ये जो वेरिएंट है ये कितना अलग है, और दूसरी बात बच्चों को किस तरह से बचाएं, क्या कुछ एहतियात बरता जाए, क्योंकि स्कूल तो जाना सर बहुत जरूरी है। पहले ही 2 साल पढ़ाइयाँ खराब हो गई, पढ़ाई नहीं कर पाए, बच्चे काफी पीछे हो गए हैं, लेकिन अब इसके साथ बच्चे स्कूल भी जाए, एहतियात भी बरते, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, क्या किया जाए सर? हाँ, बहुत शुरू से ही हम लोग बड़ी सतर्कता से, हम डॉक्टर अंशुमन आपके चैनल पे इस बात को डिस्कस करते रहे हैं कि बच्चों के स्कूल गोया खोले जाए या नहीं खोले जाए, और सोच समझ कर खोले गए थे। उस समय ये वाला सिनेरियो नहीं था कि छोटे बच्चों में कोरोना की, हमको ऐसी उम्मीद रही थी कि बहुत छोटे बच्चों में भी कोरोना हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे थे इन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है, तो इस कारण से, और दूसरे ये भी हम मान के चल रहे थे कि हमने धीरे धीरे समय भी चालाकी से गेन किया था कि लोगों को टीके लग जाए, ज्यादातर लोगों को कवरेज मिल जाए, इनके स्टाफ को, ड्राइवर्स को और टीचर्स को, सबको कवरेज मिल जाए, तब हम धीरे से बच्चों को टीका लगा के और उनको स्कूल भेज दें। लेकिन एज ग्रुप के नीचे एक टीका नहीं लगा था, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है मेरे हिसाब से। 5 वर्ष और 12 वर्ष के बीच में जो ये बच्चे हैं ना, इनका जो ग्रुप है, इसके बारे में अभी प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य कल भी दिया है, और हमने टीकाकरण की योजना भी बनाई है, और इसके बारे में बहुत ही सीनियर लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया है, और इसके बारे में हमने इसको तेजी से लाने की विचारधारा बनाई है। तो ये सब बातें कंबाइन करके, आपने पूछा बच्चों में क्यों फैला, बच्चों में उन बच्चों में फैला है जिनके घर में एल्डरली लोगों से फैला है, ये तो, या जो बच्चे बाहर घूम के आए हैं, या जो बच्चे एक्सपोज हुए हैं, या जिन बच्चों के घर में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, उनको कुछ हर्ड इम्यूनिटी नहीं पहुंच पाई, और ऑब्वियसली जिन बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो ये 4-5 कारण इन बच्चों में भी हैं। तो ये, इसमें हम ये मान के नहीं चल सकते कि बच्चे बिल्कुल सेफ है। हमने बार बार इस बात की तरफ इशारा किया आपके प्रोग्राम के जरिए कि हम कोई वो नहीं है कि बच्चों को इस सेफ्टी के लिए बच्चों में एक खास तरह की इम्यूनिटी है जो बच्चे बच जाएंगे, लेकिन हमने ये कहा है कि हाँ, कुछ बच्चों में जिनमें इस तरह की इम्यूनिटी है, वो बच्चे जो हैं वो एक्सपोजर के बाद बच जाएंगे, तो वो बच्चे वही बच्चे हैं जिनमें हर्ड इम्यूनिटी की वजह से इम्यूनिटी आई है। ठीक है सर। डॉक्टर वली, क्योंकि ये देखिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि देखिए अब बच्चे जो हैं वो 6 से 7 घंटे 8 घंटे स्कूल में रहते हैं सर। स्कूल में ऐसे किस तरह के एहतियात बरते जाने चाहिए ताकि स्कूल में बच्चे कोरोना संक्रमित ना हो? देखिए, पहली एहतियात तो ये है कि अब गर्मियों की छुट्टी के बारे में सीरियस डिसीजन लेना चाहिए कि हमको स्कूल में गर्मी की छुट्टी कब करनी है। ये अथॉरिटीज के ऊपर है, इस समय बहुत जरूरी, नहीं तो फैल जाएगा कोरोना फिर। जी जी जी। दूसरा ये है कि वही डिस्टेंस जो स्कूल में डेस्क के बीच में डिस्टेंस रखा था, हमने स्टाफ की सुपरविजन करी थी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करा था, और ये वो ग्रुप है बच्चों का जो मास्क लगा सकता है, जो मास्क के लिए, जिसको हम स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने के लिए कह सकते हैं। और 2 मीटर की दूरी तो खैर क्लास में तो इतना नहीं होता है, अल्टरनेट डेस्क पे बैठते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाहर जो बच्चे मिक्स होते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, तो उसके लिए एहतियात जरूरी है। उनके टीचर सुपरवाइज करें, और उनके जो और स्टाफ है, बस का ड्राइवर वगैरह है, उसको सुपरवाइज करें, ताकि उनमें जो संक्रमण की, जो कोविड के बारे में जो नॉर्मल जो मेथड है, उसको हम बैरियर बना सकें। और यही समय की जरूरत है, और मैं बिल्कुल बहुत इंटेंसली, मैं विद डॉक्टर अंशुमन को भी इसमें शामिल करूंगा, इंटेंस रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे पास फिर से एक समय है कि हम कंसिडर करें कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत तेजी से आ गई है, बिल्कुल, तो उसको हम एडवांस कर सकते हैं, और बाद में उसको हम जाड़ों की छुट्टी से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं डॉक्टर अंशुमान से भी ले लेती हूँ, क्योंकि चौथी लहर को लेकर IIT कानपुर ने भी एक स्टडी की थी जिसमें बताया गया था कि चौथी लहर कब आ सकती है, और उसका जो वक्त है वो 22 जून के आसपास एक संभावित किया गया है कि 22 जून के आसपास ये जो चौथी लहर वो आ सकती है। सर, इस वक्त पहले की बात
अगर हम करें तो पहले वैक्सीनेटेड नहीं थे लोग, लेकिन अब बहुत सारी जनसंख्या वैक्सीनेटेड है। तो सर, ये चौथी लहर की संभावना है क्या? क्योंकि इस तरह की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि कई विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि देखिए, चौथी लहर की कोई संभावना नहीं है। वैक्सीनेटेड लोग हैं, वैक्सीन की डोजेज ले चुके हैं, किसी ने 1 ली, किसी ने 2 ली और कई तो बूस्टर डोज भी ले चुके हैं। तो ऐसे में चौथी लहर की संभावना नहीं है। डॉक्टर अंशुमान का क्या कुछ नजरिया है? जी नेहा, देखो, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला जो है IIT कानपुर की जो बात कर रही है, चौथी लहर की बात कर रही है, मेडिकल साइंस मैथमेटिकल फॉर्मूला पे नहीं चलता है। ये 2+2 4 नहीं होता है। जी। मेडिकल साइंस के हिसाब से जिस रफ्तार से हमने वैक्सीनेशन को स्पीड अप किया है, अगर समय रहते हम बूस्टर डोज टाइम पे लॉन्च कर दें और जो प्रोसेसेस हम अभी चालू कर रहे हैं इसको कर दें, तो लहर जैसी चीज नहीं आएगी। हमें डिफ्रेंशिएट ये करना है एसिम्प्टोमेटिक आरटीपीसीआर पॉजिटिव, मतलब इंसान हर्निया गॉलब्लैडर का ऑपरेशन कराने या किसी और तकलीफ के लिए, बुखार के लिए हॉस्पिटल गया, उसको आरटीपीसीआर रिपोर्ट में पॉजिटिव आए, इसको अलग कीजिए। ये आपकी संख्या में नहीं काउंट होना चाहिए। सिम्प्टोमेटिक आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो और अस्पताल की जरूरत हो, तभी वो सिग्निफिकेंस होता है। इस तरह केसेज बहुत कम होने वाले हैं, ना के बराबर होने वाले हैं। हमें सिर्फ अपने उन सेगमेंट को पकड़ना है जिन्होंने आज तक एक भी वैक्सीन की डोज नहीं ली है, और जो लोग दोनों ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज से करिए। ये अभी भी समय है, चौथी लहर को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब आने से रोक सकते हैं। इसलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें मेडिकल में नहीं लगेगा। बिल्कुल, बस एहतियात बरतने की जरूरत है और अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है, और बेवजह घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। और जिस तरह से पहले कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, दर्शकों से अनुरोध है कि उसी तरह से एक बार फिर से अपनी कहीं ना कहीं जो डेली रूटीन है उनमें वो चीजें फिर से लेके आए, ताकि अपने आप को कोरोना से दूर रख सके। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।